हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज के इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स की आप लोगों की मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी। एक कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिले कि सीडीपी जो है एस्टेट की वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ सीटेट और एस्टेट की सीडीपी जो है बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है उसके अंदर में, बस दोनों के क्वेश्चंस के कुछ लेवल्स अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो सीडीपी ऑलमोस्ट जो है आपको मिल जाएगी सीडीपी की प्लेलिस्ट में। उसके अलावा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सुझाव कहूँगी मैं, जिन्होंने ये कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दी जाए, जिससे कि सारे टॉपिक जो है वो एक सम अप तरीके से आपके रिवाइज हो सकें। तो ये वाला आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। 2019 का ये पीआरटी का एग्ज़ाम है आपका एचटेट का, जिससे कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, कुछ क्वेश्चंस का आपको एक आइडिया हो सके अगर कोई पहली बार भी दे रहा है तो इसलिए आप एचटेट के स्टूडेंट्स के लिए खास कर ये है। और सीटेट वाले भी देखते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पेपर जो है आप लोगों का बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई अलग दुनिया से उठ करके आता है, कोई अलग एग्ज़ाम आता है टेट एग्ज़ाम का, तो सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बट ये पेपर है एस्टेट का आपका। एस्टेट के स्टूडेंट्स का वैसे भी मैं थैंक यू कहूँगी, बहुत अच्छा रिस्पांस आपने दिया है मुझे। मैंने बहुत कम वीडियोस आपके लिए स्ट्रेटेजी और बुक्स की बनाई है, तो उसमें भी आपने एक बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ में और थोड़ी सी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा 2019 वाला पेपर है, पीआरटी लेवल का है ये आपका। ठीक है, उसके बाद हम टीजीटी पीजीटी दोनों भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं खुद को हाइड कर लेती हूँ ताकि आप पेपर को ठीक से देख सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बालक की विवेचना यानी तार्किक नहीं है और ये अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर, यानी कि रीजनिंग ऑफ चाइल्ड इज नॉट लॉजिकल एंड इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन रेदर देन ऑन सिस्टमैटिक लॉजिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की एक कौन सी अवस्था है? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे में जो रीजनिंग है वो लॉजिकल नहीं है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग बच्चे में नहीं आई है, उसके खुद के इंट्यूशंस के बेसिस पे वो रीज़न दे रहा है, बट वो क्या है, सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। आप हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पियाजे के स्टेजेस बहुत अच्छे से करवा रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आता है पियाजे से। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि पूर्व क्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशन स्टेज, यानी कि ऑपरेशन से पहले की स्टेज बच्चे में क्या है, लॉजिक अभी तक नहीं आया है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो क्या होगा, प्री ऑपरेशनल पीरियड रहेगा आपका। सेंसरी मोटर क्या होता है? जब बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, जब उसकी ज्ञानेंद्रियां ही उसके उसका अध्यापक होती हैं। ठीक है, अपने सेंसेस के थ्रू सारी चीज़ें सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी यहाँ आ जाती है आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट में क्या होता है, जो चीज़ों को वो देख सकता है, जिन चीज़ों को वो छू सकता है, उनके बारे में लॉजिक लगाने लग जाता है। फिर भी उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं आ पाती है, अमूर्त चिंतन नहीं आ पाता है, और वो चीज़ क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन में जाकर के उसके अंदर क्या होता है, एक अमूर्त चिंतन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी उसके अंदर में आ जाती है। इन स्टेजेस को मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है, आप ज़रूर चेक करना। पियाजे की स्टेजेस जो है वो आप लिख करके और टेट मंथन के नाम से सर्च कर लेना, या मेरे नाम से सुमित्रा भादु के नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इनमें से आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है? फर्स्ट है आपका एंजाइटी, नीड फॉर अचीवमेंट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, या फिर प्रेज आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या है, ये दोनों तो है ही नहीं, हमें पता है हमारा आंसर ये तो नहीं है। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, लेकिन हमारा कन्फ्यूजन यहाँ रहता है कि एंजाइटी और प्रेज ये दोनों में से क्या है जो कि आपका आंतरिक मोटिवेशन नहीं है। तो आप याद रखेंगे एंजाइटी जो है ना वो एक नेगेटिवली कहीं ना कहीं क्या होती है, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं एंजाइटी जो है आपकी। तो इसलिए हम इसको आंसर को कंसिडर करते हैं हमेशा प्रेज जो होती है, मतलब प्रशंसा पाने के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन में नहीं आता, वो आपका हमेशा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। आप किसी रिवॉर्ड के लिए, किसी की प्रेज के लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो आपका क्या आता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कभी नहीं आता, वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी
जो परवरिश शैली है वो अधिकतम प्रभावी है। ठीक है, अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक, कृपालु, यानी कि ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स होंगे वो सही है, नेग्लेक्टफुल, ऑथोरिटेटिव या फिर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को हम इम्पल्सिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे हमेशा कि जो एक सबसे बेस्ट हम मानते हैं वो मानते हैं हम ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स को। ठीक है, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स क्या होते हैं भाई, जो रूल्स भी बनाते हैं बच्चे के लिए, लेकिन उसको एक थोड़ी सी उसके साथ में एक डिस्कशन वाला माहौल भी रखते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं एक दूसरे के बीच में, बच्चे के बीच में और पेरेंटिंग के बीच में हमेशा एक पॉजिटिव वो रहती है, कम्युनिकेशन रहती है उनके बीच में। रूल बनाते हैं तो उस रूल के पीछे का रीज़न भी बताते हैं बच्चे को, ये नहीं है कि उसके ऊपर रूल जो है थोप दिया जाए। तो ये आपका ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग जो होती है सबसे बेस्ट पेरेंटिंग होती है, मानी जाती है आपकी साइकोलॉजी में, जो कि अच्छी रहती है इन चारों टाइप की पेरेंटिंग में। ठीक है जी, इस टॉपिक को मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी जिसमें कि मैं पेरेंटिंग स्टाइल आपको चारों जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम कौशल जो शिक्षण अधिगम व्यू रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है, यानी कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है आपकी जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है आपकी बाधा पहुंचाती है, कौन सी होती है। हेल्प स्टूडेंट टू थिंक इन फ्लेक्सिबल वेज, बिल्कुल ठीक बात है भाई, बच्चे को लचीले ढंग से चिंतन करने में सहायता करना, ये तो कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। एंकरेज स्टूडेंट टू टेक रिस्क, ये भी इसको हम पॉजिटिवली लेते हैं कि बच्चे को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक बात है भाई। जोखिम तो बच्चे को कुछ नई चीज़ सीखने में हमेशा उसको हो सकता है कि उसको खतरा लगे, लेकिन हम उसको एंकरेज करेंगे रिस्क को लेने के लिए। वो रिस्क ये नहीं कि पहाड़ तोड़ने का हो, वो होता है नई चीज़ों को सीखने के लिए भी बच्चा जो है कई बार खतरा उठाने को तैयार नहीं होता, तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ओवर कंट्रोल स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल ही गलत बात हो जाती है कि आप बच्चे को ओवर कंट्रोल करें। ठीक है, बच्चे को आप किसी भी तरीके से ओवर कंट्रोल नहीं करेंगे भाई, उसके ऊपर आपने बिल्कुल ही आप उसके ऊपर में हिटलर बन के बैठ जाए एज ए टीचर, वो आपकी क्या होती है, ये आपकी गलत अप्रोच रहती है। गाइड स्टूडेंट्स टू बी परसिस्टेंट एंड डिले ग्रेटिफिकेशन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हम इस बात को पॉजिटिवली लेते हैं बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा कि बच्चे को ओवर कंट्रोल आपको नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ये हम देखते हैं, इनके चार ऑप्शंस है। इट इज स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, यानी कि ये स्कूल बेस्ड आपका जो है मूल्यांकन है, विद्यालय बेस्ड। इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी ठीक बात है, सारे एस्पेक्ट्स को लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, ये गलत बात है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। डायग्नोस्टिक भी होता है, रेमेडियल भी होता है, दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन में। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक आर यूज, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो तीनों ठीक है, लेकिन डायग्नोस्टिक इसके अंदर यूज नहीं होता, ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो आंसर आपका रहेगा थर्ड नंबर। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट, अब सिग्निफिकेंट फैक्ट पूछा है हमसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। आप देखिए, इट डज नॉट फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, तो ये गलत बात है। इसने कहा है कि एक फॉलो नहीं करता है बल्कि एक पैटर्न फॉलो करता है विकास, तो ठीक है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका डेवलपमेंट होता है ना, वो क्या होता है, आपका गुणनफल होता है आपका एनवायरनमेंट का और आपकी हेरिडिटी का प्रोडक्ट होता है। ऑल इंडिविजुअल हैव सिमिलर रेट ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत बात है, सिमिलर रेट तो होती नहीं है सभी इंडिविजुअल्स की। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये भी गलत है, क्योंकि जनरल टू स्पेसिफिक जाता है हमारा डेवलपमेंट होता है वो। सिमिलर रेट कभी नहीं होती, क्योंकि देखिए एक बच्चा अगर 1 साल का चलना शुरू हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरा बच्चा भी 1 साल का होते ही मतलब चलना शुरू कर देगा। कोई बच्चा होता है 9 महीने में चलने लग जाता है, कोई बच्चा होता है 8 महीने में चलने लग जाता है, कोई बच्चा होता है जो 1.5 साल में चलने लगता है। तो सिमिलर रेट तो नहीं होती डेवलपमेंट की, बट ये वाला कथन बिल्कुल ठीक है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ये गुणनफल होता है। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है, यानी कि डिसएडवांटेज बच्चा जो होता है आपका, चाइल्ड जो होता है, उसकी विशेषता नहीं है भाई किसी भी तरीके से। जो वंचित है बच्चा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से नहीं है। सफर इन एडिक्वेसी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जस्ट अ मिनट। सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रोवाइड द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट, यानी कि उसको आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना। रिस्क ऑफ फ्यूचर साइको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संगठन या खतरा। उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित करना, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो नॉर्मली एट हिज या हर ओन रेट, मतलब जितना कि वो स्वाभाविक रूप से विकास कर सकता है उससे भी उसे वंचित कर देना क्या होगा आपका, अवसरों से वंचित कर देना कहाँ जाएगा आपका, वंचित बालक की विशेषता जो है आपकी
नहीं है। भाई एक डिसएडवांटेज जो चाइल्ड है उसको आप बिल्कुल बेसिक जो उसकी पेस है उसका जिस पे वो डेवलप कर सकता है उससे भी आप उसको वंचित कर दें, ये आपका गलत होगा। उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना, ये बालक की विशेषता जो आपकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। A child who is high and low in a characteristics such as anxiety or sociability will remain so at later ages. This statement stress on the importance of। भाई एक बच्चा जो है जो अगर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो उसके लक्षण है दुश्चिंता और सामाजिकता में तो उच्च और निम्न है उसके, ठीक है। बाद के वर्षों में भी इसी तरीके का रहता है वो। ये बोला जा रहा है कि एक बच्चे का जो व्यवहार है शुरुआत में इस तरीके का तो बाद में भी ऐसा रहेगा। ये किस चीज़ पर स्ट्रेस डालता है, हेरिडिटी पर, एनवायरनमेंट पर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट या मैच्योरेशन। तो ये दोनों की बात की जा रही है कि भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है। द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल आर डेवलप्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। विकास के पक्ष जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं भाई? पृथकता से होते हैं, आंशिकता से होते हैं, या छिद्रता से होते हैं, या फिर समग्रता और संपूर्णता से होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सारे पक्ष जो है ये आपस में क्या आपके इंटीग्रेटेड है और हॉलिस्टिकली यानी समग्र रूप से आपके विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पक्ष इनमें से अलग थलग चलता है आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। भाई एक जो अभिप्रेरित व्यवहार होगा किसी का भी, एक मोटिवेटेड बिहेवियर होगा, उसकी इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं है। देखिए जो मोटिवेटेड होगा वो एनर्जेटिक भी होगा, डायरेक्टेड भी होगा, ठीक है, सस्टेन्ड भी होगा, बट वो सेपरेटेड नहीं होगा। भाई अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेटेड है, भाई अगर आप टीचिंग के लिए मोटिवेटेड हैं तो आप उससे कभी भी अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेपरेशन जो होगा वो यहाँ पर मोटिवेटेड बिहेवियर से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ आवर यूनिकली ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। भाई चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव के अंदर में होती है एक आपकी, ठीक है, वो कौन सी होती है? तो बहुत ही मतलब अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया आंसर इसका क्या होगा? भाषा अर्जन साधन, यानी कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? चॉम्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर जन्मजात होती है, उसके अंदर एक जिसको हम कहते हैं LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको हम कहते हैं, वो जन्मजात होती है बच्चे के अंदर। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड शोज नो इंटरनाइजेशन ऑफ moral values and the moral reasoning of the child is controlled by external rewards and punishment। इन्होंने पूछा है कॉलबर्ग के अनुसार ऐसा बच्चे का जो नैतिक विकास के कौन से स्तर में ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है नैतिक तर्क जो होता है बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेज होता है आपका? वो आपका रहता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। बच्चा जब आज्ञा और दंड, पुरस्कार और दंड के उससे अपने आप को नैतिक बताता है तो वो क्या होता है? प्री कन्वेंशनल। मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से सारी स्टेजेस करवाई कॉलबर्ग की, आप उसको ढूंढना मेरे नाम से आपको मिल जाएगी या फिर CDP की प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं आप। प्री कन्वेंशनल मैंने आपको बताया था, यानी कि कन्वेंशन से पहले की स्टेज है, मतलब उसको परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। कौन सी परंपरा, कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको अगर किसी चीज़ के लिए दंड मिलता है तो वो चीज़ उसके लिए गलत है, अगर किसी चीज़ के लिए उसको रिवॉर्ड मिलता है वो चीज़ उसके लिए सही है। यानी सारे काम वो सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट के हिसाब से करता है। ठीक है, तो ये आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। कन्वेंशनल में क्या होता है? जब रीति रिवाजों को, परंपराओं को कुछ समझना शुरू कर देता है। पोस्ट कन्वेंशनल में फिर वो आगे चल करके और मतलब जो समाज के हित में सोचना शुरू कर देता है। यूनिवर्सल में बिल्कुल ही मतलब अपने आप को अगर समाज के लिए, अपने देश के लिए अगर मतलब बलिदान करने की बात आए तब भी वो कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था गांधी जी, भगत सिंह, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में चले जाते हैं फिर। ठीक है, ये आपको डिटेल में करवा रखा है, आप ज़रूर चेक करें। द नेचर ऑफ इमोशनल करेक्टली डेपिक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है? सम इमोशंस हैज बिहेवियरल एस्पेक्ट, या फिर इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर इमोशनल एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग, या फिर एवरी इमोशन इज अकम्पनीड बाय अ फीलिंग। बिल्कुल ठीक बात है, ये वाला इसका जो है आपका कथन सही रूप से प्रकट होता है कि प्रत्येक जो आपका इमोशन होता है ना उसके साथ में एक भावना ज़रूर होती है।
भाई आपके सारे इमोशंस, चाहे वो आपका गुस्सा हो, मतलब क्रोध हो, प्यार हो, ठीक है, किसी भी तरीके का हेट हो, उन सब में क्या होगी, एक फीलिंग ज़रूर होती है। किसी भी तरीके का एक इमोशन होता है तो उसके अंदर एक फीलिंग जो होती है वो निहित होती है, ठीक है। अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर। तो इसमें से क्या रहेगा, समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड इनफॉर्मल असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट इज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, या फिर समेटिव असेसमेंट एम्फेसिस ऑन डायग्नोस्टिक डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका औपचारिक आकलन रहता है। भाई समेटिव असेसमेंट क्या होता है आपका, ये होता है जिसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, ठीक है, एक तरीके से समअप होता है ये आपकी पूरे साल का जब असेसमेंट होता है, ठीक है। इनफॉर्मल तो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। इनफॉर्मल कौन सा होता है, फॉर्मेटिव होता है, और समेटिव क्या होगा, फॉर्मल होगा। भाई फॉर्मल तरीके से देते हैं ना आप, जब फाइनल एग्जाम देते हैं बोर्ड वगैरह के, तो वो आपके समेटिव होते हैं, फॉर्मल तरीके से देते हैं। इनफॉर्मल कौन से होते हैं, जो स्कूल में एग्जाम होते हैं आपके, जो आपके वीकली एग्जाम हो गया, मैम ने टेस्ट ले लिया, वो सारे इनफॉर्मल यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके आ जाते हैं वो, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के ड्यूरिंग बिल्कुल नहीं होता है, वो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि टीचर जो है आपको, आपके जो आकलन जो होती है अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होती है। भाई आपसे टीचर ने पाठ पढ़ाते पढ़ाते आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो आपका क्या होगा, समेटिव थोड़ा ना होगा, वो तो फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। डायग्नोस्टिक डिफिकल्टीज पर एम्फेसिस करता है, वो भी आपका फॉर्मेटिव होता है, समेटिव नहीं होता है समेटिव, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम टू बी अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये CCE, और जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, 3 से 4 क्वेश्चन एक ही पेपर में है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो होता है आपका, वो संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है, क्विजेज हो गया आपका, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो गया, ग्रुप डिस्कशन या फिर कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें होती है जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में कर लेते हैं। भाई आप क्या करते हैं, इनको ये थोड़ी ना साल के एंड में आप क्विजेज और ग्रुप डिस्कशन रखते हैं, कन्वर्सेशन रखते हैं, लेकिन ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है ना आपका, ये आपको क्या करता है, एक तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंकरेज अ डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग। अब देखिए क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है, यहाँ बोल रहा है कि चिंतन की गहन प्रक्रिया की शैली को जो प्रोत्साहित करता है, वो इनमें से कौन सा क्वेश्चन है, यानी कि ये पूछा जा रहा है ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है इनमें से जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को आपको एंकरेज करता है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि इनवर्स ऑफ 1/2, भाई इसका आपका प्रतिलोम करना है आधे का, तो आप आराम से कर देगा बच्चा। लोएस्ट प्राइम नंबर फटाफट से बता देगा, ठीक है। हाउ मच मिल्क वुड यू यूज टू मेक हाफ ऑफ द टी, ठीक है। भाई क्या करें, आधे मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे, ये बात भी बता देगा बच्चा। लेकिन ये बात कि व्हाट डज इट मीन टू से दैट एडिशन इज द ऑपोजिट टू सब्सट्रैक्शन, यानी कि भाई जो आपका जोड़ है वो घटाव का विलोम होता है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए बच्चे को एक दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी एक डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी पड़ेगी कि भाई किस तरीके से इसको वो एक्सप्लेन करेगा कि जोड़ जो है वो घटाव से किस तरीके से उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बच्चे के लिए दिमाग लगेगा उसमें उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग इज। भाई जो सामाजिक निर्मितवाद होते हैं उनकी कौन सी एक अप्रोच रहती है, कौन सी एक विशेषता रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तो सामाजिक में हम याद करें अगर, तो सामाजिक कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है आपके, वाइगॉट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेट करके देखते हैं, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड कॉग्निशन फॉर लर्निंग, एम्फेसिस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लर्निंग, एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स फॉर लर्निंग, या फिर एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग। तो अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना। वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, हमेशा कोलैबोरेशन की बात करते हैं, कोलैबोरेशन पीयर्स के साथ में हो, समाज के साथ में हो, समाज के साथ में इंटरेक्शन करने की बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जैसे कि वाइगॉट्स्की हमारे। तो आंसर क्या रहेगा, 3rd नंबर हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट सजेस्टेड बाय हावर्ड गार्डनर इन हिज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है मैथमेटिकल स्किल उन्होंने दी है, म्यूजिकल दिया है, इंटरपर्सनल दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल जो है उन्होंने नहीं दी है। ये प्रैक्टिकल स्किल आपकी किसकी है, ये आपकी स्टर्नबर्ग की थ्योरी में आती है, जो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ये उनकी है,
तो आपका 4th नंबर आंसर रहेगा। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, अ रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीयर इज कॉल्ड। भाई वाइगॉत्स्की के अनुसार वो कार्य जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता उसके लिए कठिन है, लेकिन किसी प्रौढ़ या फिर किसी कुशल साथी की सहायता से उसको करना संभव हो जाता है, तो वो कौन सा होता है? बिल्कुल आपका क्या रहता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रहता है, ZPD, जिसको कि हम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि भाई ये आपका अगर चाइल्ड का विकास का क्षेत्र है जिसमें वो खुद से विकास कर सकता है। ठीक है, ये क्या होगा? जहाँ पर वो विकास कर सकता है लेकिन खुद से नहीं कर सकता, किसी की मदद मिल जाए ज़रा सी तो वो यहाँ इस एरिया में भी क्या करेगा? वो डेवलपमेंट कर सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और जो मदद दी जाती है उसको क्या कहते हैं? अगर पूछ लिया जाए तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग के बारे में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, गलत पूछा है? थिंकिंग यूजेज इमेजेस एंड लैंग्वेजेस, ठीक बात है। थिंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये भी ठीक बात है। थिंकिंग इज द सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, ये भी ठीक बात है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड, ये बात गलत होगी बिल्कुल कि चिंतन और भाषा जो है बिल्कुल ही संबंधित नहीं है आपस में। भाई थिंकिंग और लैंग्वेज जो है आपस में बिल्कुल रिलेट करते हैं। जो आप सोचते हैं उसी जो भाषा आपको होती है उसी भाषा में आप कई बार क्या करते हैं? सोचते हैं। तो आपकी भाषा और आपकी थिंकिंग क्या करते हैं? रिलेट करते हैं आपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर 1 इज एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन, या फिर रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। ये तीनों ही बातें ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप में तीनों ही बातें आप करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस, ठीक है, यानी कि उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया करना जो है ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप में नहीं आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने बात की है, पूरा चैप्टर आप लोगों का मैंने करवा रखा है। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जब एक टीचर को देखता है, अगर वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के चलता है, तो ऐसा कौन सा चरण है, ऐसा कौन सा स्टेप है जो आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिविजुअल एबिलिटीज़ असेस्ड एक्यूरेटली, बिल्कुल ठीक बात है कि व्यक्ति की योग्यताओं का सही आकलन करना ज़रूरी है एक टीचर के लिए। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी ठीक बात है कि व्यक्ति परक अनुदेशन होना चाहिए। भाई आपका जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर इंडिविजुअल के लिए काम आ सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये बात गलत है कि आप सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करें। आपको किसी भी इंडिविजुअल के सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करने की ज़रूरत नहीं होती है। भाई कोई अंबानी का बेटा हो चाहे अदानी का बेटा हो, क्लास में आपको उसके सोशल स्टेटस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि इंडिविजुअली उनकी जो जो नीड्स है वो आप एज ए टीचर पूरी कर पाएँ। ठीक है, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आपको कोई मतलब नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट, ये बात भी ठीक है कि भाई विशिष्ट प्रतिभाओं को आपको पहचानना चाहिए जिससे कि आप उनकी प्रतिभाओं को एक सही रास्ता दे सकें एज ए टीचर। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड इन द रेगुलर क्लासरूम। समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना, कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए या विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो समावेशन का मतलब होता है फुल टाइम के लिए। भाई आपका स्कूल जो है आपका उसके फुल टाइम के लिए, ज़रूरी नहीं है कुछ टाइम के लिए आप उनको इंक्लूड करो उसके बाद में उनको अलग थलग कर दो, मोस्ट ऑफ टाइम के लिए करो या सिर्फ सोशल एक्टिविटीज़ के दौरान करो, नहीं, आपको उनको पूरे टाइम के लिए इंक्लूजन करके चलना होता है आपको सभी बच्चों का। इसी का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेम ऑफ माइंड थ्योरी। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर फ्री का बिल्कुल आपका। हार्वर्ड गार्डनर ने दी है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेम ऑफ माइंड इनकी बुक थी जिसके अंदर इन्होंने बात की थी अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी अप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज, लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या है उपयुक्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्या चीज़ है ये बाहरी और शैक्षणिक और सांस्कृतिक वंचना से है, यानी कि बाहरी तौर पर और सिर्फ एजुकेशनल और कल्चर तौर पर अगर कोई वंचन है तो उसको हम कहेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर ये आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से दुष्क्रिया से होती है, या फिर ये बाहरी है और सिर्फ क्या आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, या फिर ये आंतरिक है और मानसिक यानी कि मेंटल रिटार्डनेस की वजह से होती है। तो ये सारे ही कथन गलत है। ये सही है कि ये आंतरिक होती है, भाई इंट्रिंसिक होती है। और किस वजह से होती है? आपकी केंद्रीय तंत्रिय तंत्र के दुष्क्रिया की वजह से। भाई आपका कोई भी नर्वस सिस्टम जो डिसफंक्शन करता है
उसकी वजह से होती है। भाई लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी मेंटल रिटार्डेडनेस से कोई मतलब नहीं होता उसका। भाई किसी बच्चे को अगर डिसलेक्सिया है तो उसको क्या होगा, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी ना उसको, इसका मतलब उसका नर्वस सिस्टम कोई किसी तरीके से डिसफंक्शन कर रहा है। वो क्या करेगा, वो भाई वो पी है जो ठीक है, वो बी और डी को उल्टा पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, डी को बी पढ़ेगा, गॉड को मतलब डॉग पढ़ेगा, डॉग को गॉड पढ़ेगा। तो ये क्या है, ये थोड़ी ना है कि वो बच्चा पागल है या फिर वो इमोशनली डिस्टर्बेंस में, बिल्कुल डिस्टर्बेंस में है, या फिर एजुकेशनली और कल्चरली वो डेप्राइव्ड है, ऐसा नहीं है। तो इनमें से तीनों ही चीज़ जो है लर्निंग डिसेबिलिटी को अप्रोप्रिएटली डिफाइन नहीं करती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड नंबर, यानी कि उसका नर्वस सिस्टम में थोड़ा बहुत डिसफंक्शन है जिसकी वजह से उसको कोई डिसेबिलिटी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है द चाइल्ड इज रेज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट ऑफन शो एक्सट्रीम। तो देखिए, एक बालक जिसे कि मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्राय दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी हो पाती है। ये साक्ष्य भाषा विकास के संदर्भ भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है। भाई यहाँ पे सीधी सी बात की जा रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बच्चा है जिसको आइसोलेशन में बड़ा किया गया है, मतलब कि उसको मौका नहीं मिला है इंटरेक्शन करने का, लैंग्वेज को सीखने का। तो क्या होगा, बाद में उसके साथ में कितनी भी मेहनत कर ली जाए तो भी पूर्ण रूप से उस कमी को पूरा कर पाना मतलब विरले ही है, मतलब कि एक तरीके से थोड़ा सा मुश्किल है काफ़ी उस चीज़ को पूरा कर पाना। तो ये किस तरफ इशारा कर रही है आपकी, तो ये आपका क्या है, लैंग्वेज के एनवायरमेंटल उसकी तरफ इशारा कर रही है, एस्पेक्ट की तरफ। भाई उसको वातावरण नहीं मिला ना भाषा सीखने का, ठीक है, वातावरण नहीं मिला, इसलिए आइसोलेशन में रहा है वो, इसलिए उसको वातावरण नहीं मिला, इसलिए उसको आगे चल करके लैंग्वेज में आप जितना मर्जी पूरा कर लेंगे चीज़ों को फिर भी उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द हायरार्की प्रपोज्ड बाय गैगने इज। गैगने की जो आपकी हायरार्की की एक थ्योरी है, ठीक है, उसमें आपका हाईएस्ट लेवल कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग या फिर स्किल लर्निंग आपका। तो गैगने की थ्योरी का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये आपने गैगने की थ्योरी में पढ़ा भी होगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपकी गैगने की थ्योरी का आपका जो हायरार्की होती है लर्निंग की। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका होता है सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलर रिस्पॉन्स हो गया, साइकोमोटर हो गया, वर्बल एसोसिएशन, फिर मल्टीपल हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, और सबसे हाईएस्ट लेवल होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, तो ये आपकी गैगने की थ्योरी है जिसके ये आपके सारे के सारे आपके लर्निंग के रहते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। प्रॉब्लम बेस्ड ठीक है, डिस्कवरी ठीक है, गाइडेड डिस्कवरी ये भी ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ये गलत है। भाई जो प्रदर्शन विधि होगी ना, सिर्फ आपको एक डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाए कोई चीज़ को, ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होती है, ये आपकी क्या होती है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है कि आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंड बाय थॉर्नडाइक। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। यहाँ तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे ना तो भी आंसर निकल जाएगा। लॉ ऑफ रेडीनेस दिया है उन्होंने, लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया है, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया है, तीनों उनके प्राइमरी लॉ है। बचा कौन सा, ये वाला लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है उनका क्या है, सप्लीमेंट्री लॉ है उनका लर्निंग का। लर्निंग इज, ये भी मैंने आप लोगों को लर्निंग के चैप्टर में ये क्वेश्चन भी करवाया था कि एस्टेट में आए हुए क्वेश्चन है। लर्निंग इज क्या होता है आपका, एवरीथिंग वी नो इज नॉन अ रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, या फिर लिमिटेड टू पर्टिकुलर एज पीरियड। तो ये आपका क्या रहेगा, मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको ये मतलब ये परिभाषा भी करवाई थी कि अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज या रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, ये आपका क्या रहता है, लर्निंग रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था 2019 का। मैंने कोशिश की है तो थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको समझाने की, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, आपके जो टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन हो सके। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे, जो सिलेबस वाली वीडियो थी उसके ऊपर भी, जो बुक्स वाली वीडियो थी उसके ऊपर भी, इसलिए मैं मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी और कोशिश करूँगी इसके साथ में आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो सकें। बाकी आप CDP की प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर देखें। ठीक है, वो एस्टेट और सीटेट दोनों के लिए हेल्पफुल है। वो बेसिकली है सीटेट के लिए, बट
एस्टेट में सारे के सारे टॉपिक वहीं से आए हुए हैं, आप जाकर के खुद देख सकते हैं। ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं सारे आपको वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।